नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस 24 की राजनीति और विपक्ष के उस इंडिया अलायंस पर है जिसके नामकरण को मुश्किल से 24 घंटे ही हुए हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में बर्तन टकराने की आवाज कल ही आ गई थी, लेकिन आज ये आवाज और ऊंची हो गई जब बीजेपी ने इसमें कई वैल्यू एडिशन किए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की सूत्रधार वाली नौकरी छीन ली। इसी से नाराज होकर कल वो बेंगलुरु से पटना चले आए थे और अब कुछ सोच रहे हैं। नीतीश के साथ लालू और तेजस्वी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए बिना बिहार लौट आए। कहा जा रहा है कि इन दोनों का प्लान भी कांग्रेस ने बिगाड़ा है, क्योंकि जब नीतीश सूत्रधार नहीं होंगे तो भला सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ेंगे, और जब नहीं छोड़ेंगे तो तेजस्वी सीएम कैसे बनेंगे। खबरें यह भी है कि नीतीश गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने से नाराज थे। उनका कहना है कि एलीट क्लास का लगता है, लेकिन नामकरण में भी उनकी नहीं चली। नीतीश को कहीं से ये भी भनक लगी कि कल बेंगलुरु में उनके लिए पलटू राम वाले पोस्टर कांग्रेस ने ही लगवाए थे, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी गिराकर सोनिया गांधी को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाया जा सके। इसी तरह नीतीश ने दौड़ कर जो टीम बनाई थी उसमें उन्हें ही कोने में कर दिया गया। बीजेपी के मुताबिक नीतीश कुमार अपनी वैल्यू जताने के लिए सब कर रहे हैं, एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश की पार्टी का कहना है कि ये सब बीजेपी की बनाई हुई कहानियां हैं। नीतीश के नाराज होने की खबरें बीजेपी ही फैला रही है। सुबह से खबरों का बाजार गर्म होने पर थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार खुद प्रकट हुए। आज उन्हें राजगीर के एक मेले का उद्घाटन करना था। उन्होंने कहा कि मुझे इस मेले में आने की जल्दी थी, इसीलिए कल बेंगलुरु से जल्दी आ गया। मैं इंडिया अलायंस में हूं और आगे भी रहूंगा, इसलिए कोई भी बीजेपी की बनाई कहानियों में ना आए। तो एक कहानी बीजेपी की है और एक कहानी नीतीश की। अब सवाल यह है, भरोसा किस पर करें। नीतीश कुमार के बारे में एक बात मशहूर है, जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। इसी के साथ आज की बहस को आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानेंगे क्या इंडिया अलायंस में ऑल इज नॉट वेल। कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी जरूर है, जो कि देखिए हम लोगों ने भी 15-20 साल काम किया नीतीश कुमार के साथ, उनके स्वभाव को जानते हैं। बहुत जल्दी पे लग जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। वो नाम से भी बहुत संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कुछ और सुझाव दिया था और उनकी बात माना नहीं गया। हम सब इकट्ठे हैं। टीम इंडिया में दरार की भाजपा और मोदी जी कितनी भी कोशिश करें वो नहीं पड़ रही। उनकी छटपटाहट सही है, उनको मेरी शुभकामनाएं। कुछ लोग उस मीटिंग में गए हैं, वो कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए। कांग्रेस का एक ही सिद्धांत रहा है कि या खानदानी चेहरा और नहीं तो पानदानी मोहरा। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। हम लोग तो बहुत पहले से ऐसा समझ रहे थे कि नीतीश कुमार जी को समस्त हिंदुस्तान के विपक्ष के लोग कन्वेनर मान लेंगे या भारत के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। उनकी तो ये हालत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि सभी एक होकर बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के एजेंडा के खिलाफ खड़े होंगे। मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम भी धक्का के सब बात मानिए भी है। सब हम वहां से उठ के हम चले आए। यहाँ पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं। देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। तो इसी पर बात करेंगे। कहते हैं ना, शादी के अंदर एक ना एक फूफा नाराज हो ही जाता है। पिछली बैठक में अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर आ गए थे, और क्या इस बार नीतीश कुमार ने वही किया है? क्योंकि नीतीश कुमार चार्टर्ड फ्लाइट से गए थे, स्टेट प्लेन से गए थे, उन्हीं के साथ लालू थे, उन्हीं के साथ तेजस्वी थे। तो अगर नीतीश कुमार चाहते
तो क्या रुक नहीं सकते थे 1 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? और जिसके वो सूत्रधार थे, बिना सूत्रधार के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। इसी पर बात करेंगे। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेंबर पार्लियामेंट, वो मेरे साथ होंगे। रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी, स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, वो मेरे साथ। अरे सुनील सिंह जी, ऐसी क्या जल्दी? वो तो स्टेट प्लेन से गए होंगे ना नीतीश कुमार जी, स्टेट प्लेन से गए होंगे, उनके ही कहने पे स्टेट प्लेन चलता है, उनके ही कहने पे उतरता है। 2 घंटे लेट आ जाते हैं, अगले दिन राजगीर चले जाते हैं। राजगीर कितनी दूर है पटना से? 1.5 से 2 घंटा। और नीतीश कुमार तो बिल्कुल एक्सप्रेस जाते हैं, सीएम है, हेलीकॉप्टर से जाते। तो ये क्या नाराजगी थी? क्यों नाराज हो गए नीतीश कुमार जी, बताइए। जो मूल प्रश्न है दीपक जी आपका कि माननीय नीतीश कुमार जी की नाराजगी, देखिए आपको यह स्मरण होगा, आपको याद होगा कि जब जन आकांक्षा हुई कि भाजपा मुक्त भारत होना है तो हमने विपक्षी एकता कर बिहार फॉर्मूला दिया और भाजपा को सत्ता से हटाया। और उसी का रेप्लिकेट करने के लिए पैन इंडिया बेसिस पर 2024 में माननीय नीतीश कुमार जी अनेकों चक्र में विपक्षी नेताओं से मिले, सकारात्मक रिस्पॉन्स हुआ, सकारात्मक परिणाम मिले। और इसी का फलाफल था कि पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की महाबैठक हुई और उसमें एक तरफ से कहा गया कि सारे लोग एक साथ हैं, साझा उम्मीदवार देंगे और भाजपा को शिकस्त देंगे। इसी के फॉलोअप में अभी बेंगलोर में मीटिंग हुई, जिस बेंगलोर में कुछ पार्टियों का इजाफा भी हुआ। तो जब नीतीश कुमार जी इसके सूत्रधार हैं, मालाकार हैं, तो इसमें उनकी नाराजगी का प्रश्न कहां उठता है? सूत्रधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे गायब हो गए? बिना सूत्रधार के कुछ हो सकता है सर? सूत्रधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही गायब हो गए। अरे 2 घंटे बाद फ्लाइट उड़ा लेते हैं, वो तो उनकी मर्जी पर था। नहीं, ये उनकी अपनी व्यस्तता, उनके अपने कारण जो हैं, उसको आप इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। सर, उनका पॉलिटिक्स में इंटरप्रिटेशन का खेल होता है सर, नैरेटिव इंटरप्रिटेशन से बनता है। मैं बैठ के बयान दे रहा हूं कि अटकलें का बाजार गर्म करने से कोई फायदा नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, मालाकार हैं और रहेंगे। और इसके साथ ही अगर कोई अटकलें हैं तो ठीक है, आपका अपना काम है अटकल करना, उसमें मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन विपक्षी एकता होते ही भाजपा ऐसी घबराई, उसका तो परिलक्षित होता है कि उन्होंने भी अपनी मीटिंग सेम डे रखी, आनन फानन में रखी। ये इस बात से परिलक्षित है कि माननीय नीतीश कुमार जी के मुहिम को न केवल जनता का समर्थन मिला, मगर भाजपा में राजनीतिक बेचैनी भी किया। और वैसा व्यक्ति को इससे नाराजगी का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है जी। रोहन जी, क्या हुआ? सूत्रधार से माइक ही छीन लिया आपने, कल माइक छीन लिया, वो छोड़ के भाग गए, बताइए ना रोहन जी। और देखिए सर, आप फिर बोलेंगे कि आप मैं 2 दिन अलायंस पार्टी तोड़ना चाहता हूं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैं पत्रकार हूं। और खबर क्या होती है? खबर ये होती है कि कुत्ते ने आदमी को काटा, ये खबर नहीं होती। आदमी कुत्ते को काट लेगा, ये खबर होगी। तो आज अलायंस में, इंडिया अलायंस में खबर बड़ी है कि नीतीश कुमार की शादी के फूफा बन गए। ऐसा है दीपक जी, मुझे आपकी भावनाओं पे भरोसा है। आपके इंटेंशन में, आपकी नीयत में खोट नहीं है, पर अगर आपसे कोई चीज अनजाने में भी हो जाए तो होती तो है, आपकी गलती नहीं, मैं मानता हूं। जिस प्रकार से पूरा मीडिया इंडिया के प्रति लेंस लेके बैठा हुआ है, हर छोटी चीज को ऑब्जर्व करता है, यही चीज इस बात का सबूत है कि ये सफल हो रहा है। और भाजपा में जो बौखलाहट है वो दिख रही है, होना स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा की सत्ता की कुर्सी हिल रही है। उनको उसके बाद एनडीए याद आ गया, 38 पार्टी याद आ गया जिनका कोई वजूद नहीं था। उस 38 में से 26 पार्टियां ऐसी है जहां पे उनका संसद में एक भी सदस्य नहीं है। कल आपने उनकी बैठक देखी, एक ही व्यक्ति का गुणगान महीना मंडन हो रहा था, नाम एनडीए का हो रहा था। तो मुझे लगता है ये नियति में धोखा अलायंस है, नेशनल डिजास्टर्स अलायंस है, दोगलापन अलायंस है, और देश की जनता इसका जवाब देगी। उसके सामने जो इंडिया बन के आया, जो एक नाम उभर के आया, कल से आप सोशल मीडिया देखिए, ये इंडिया की एस्पिरेशंस को पूरा करेगा। और दीपक जी, भाजपा की बौखलाहट देखिए, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज चले गए, भाजपा को छोड़ के गए, अब ये भारत और इंडिया को लड़वा रहे हैं। इनकी हकीकत, इनकी मजबूरी देखिए, ये क्या तरीका है? अरे आप एक्सेप्ट कीजिए ना, आप इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अब इंडिया और भाजपा की लड़ाई है और विजय इंडिया का होगा। इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। आपको पसंद नहीं है तो देश छोड़ के चले जाइए।
तो मुझे लगता है कि जो बौखलाहट होना स्वाभाविक है दीपक जी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अलायंस का नाम उभरा है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रेशर होने के बावजूद भी भाजपा जितना तोड़ने का प्रयास कर रही है और पार्टियां उतनी ज्यादा जुड़ रही है। भाजपा की चीज समझनी पड़ेगी कि आप किसी के ऊपर अटैक करेंगे, आप किसी को डराएंगे तो उसका जो काउंटर जो होता है वो उससे बड़ा आएगा और लोग जुड़ेंगे। डर की एक सीमा होती है दीपक जी, आप एक लिमिट से ज्यादा किसी को नहीं डरा सकते हैं। भाजपा ने वो सीमा को खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में और भी लोग इस अलायंस के साथ में जुड़ेंगे, इंडिया बनकर इंडिया को बचाएंगे, भाजपा के अहंकार को हटाएंगे, 9 साल के जुमलों को हटाएंगे, उन्होंने जो भी देश के ऊपर अत्याचार किए उसको खत्म करेंगे, जो भी उनके वादे पूरे नहीं किए उसका जवाब बदला लेंगे, और जो भी हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पे अभी तक राजनीति अभी आप ही कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ सुधांशु भाई देश की जनता इंडिया के साथ मिलकर करेंगे। अभी आप ही कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ सुधांशु भाई, उन्होंने तैयारी कर ली है, वो तो जाने ही वाले हैं क्योंकि इंडिया से नफरत है इनको। इंडिया से नफरत है डॉक्टर कचवारी होगा पहले एक बात बताऊं, बिल्कुल इंडिया से नफरत है इनको। अब चलिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि एनडीए की बैठक आपकी प्रतिक्रिया में नहीं हुई थी। मान्यवर, इस गलतफहमी में आप कहां हैं? हर संसद सत्र से पहले एनडीए की बैठक होती है। कल से संसद का सत्र शुरू होने वाला था, इसलिए कल बैठक हुई। मैं चुनौती से कहता हूं, हर संसद सत्र से पहले एनडीए की बैठक होती है। ठीक है, इस बार एनडीए में ज्यादा लोग आए तो परेशानी तो आपकी है। आपकी बैठक तो नहीं होती थी बेंगलुरु में हर संसद सत्र से पहले, क्यों हुई? और जाने अनजाने में रोहन जी के मुंह से निकल गया कि डर की एक सीमा होती है। वाकई डर की एक सीमा होती है, जो डर इस सीमा तक हो जाता है कि केवल चंद दिन पहले बंगाल में पंचायत चुनावों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई, और यह कांग्रेस के बंगाल के नेता ने बोला कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हत्याएं कराई, मगर डर की वो सीमा थी कि उसके बाद भी बेंगलोर में आके मिल गए। यह डर की सीमा है, यह लाचारी है या लालच है? दीपक जी, मुझे एक पुराना फिल्म का डायलॉग याद आता है। मुगले आजम में एक डायलॉग था कि सलीम कहता है कि मुझे वो तख्त हरगिज कबूल नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पे रखे हों, पर ये तो वो लोग हैं जिनको ख्वाबों ख्यालों में वो तख्त भी मंजूर है जिसके पाए इनके कार्यकर्ताओं के जनाजे पे रखे हों। तो सबको दिख रहा है कि किसके अंदर क्या फीलिंग है, क्या ये है, और सबको। और मैं मजाक में एक बात और कह दूं, हम लोगों के बहुत बचपन की बात है, हमने सुना है बुजुर्गों के मुंह से कि जब इंदिरा जी गई थी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने, तो उस समय विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक नारा कांग्रेस ने दिया था, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक शेरनी 100 लंगूर। और आज मुझे लगता है ये बंगलूर एक शेर, और आगे क्या, ये मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। लगता है इतिहास अपने को कभी परिस्थिति बदल कर दोहराने लगता है, वैसी स्थिति दिख रही है। अब मैं यहां एक और बात कहूं, इंडिया की बात कही दीपक जी ने, बिल्कुल सही। आप ही के पास आऊंगा। भारत का हाँ, बस आ रहा हूं, एक वाक्य और बोल लूं। भारत का विभाजन इंडिया वालों ने करवाया था। इंडिया डिवाइड हो सकता है, भारत नहीं। आज करतारपुर साहब और ननकाना साहब दोनों इंडिया में नहीं है मगर भारत में है। पूछिए भारतीय इतिहास में पढ़ाए जाते हैं कि नहीं, भारत की आत्मा में है। मानसरोवर इंडिया में नहीं रहा मगर भारत में उसमें है। भारत अविभाज्य है, सनातन है, शाश्वत है, इसलिए हमारे सारे धर्म ग्रंथों में भारत है। इसीलिए भारत ही माता की जय होती है। इंडिया एक कोनोटेशन है जो 2300 साल पहले, सबसे पहले मेगास्थनीज जो कि यूनानी था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, उसने किताब लिखी इंडिका, जो पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिका अवेलेबल हैं, विदेश में छपी है। उसमें सबसे पहले इंडस, फिर इंडी शब्द आया और उससे इंडिया शब्द आया। तो देखिए कितना सुखद संयोग है दीपक जी। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनसंघ था, अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ था। इनकी पार्टी जब बनी थी अंग्रेजों के जमाने में तो नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसका कोई हिंदी अनुवाद था ही नहीं। आज भी हमारे मित्र रोहन जी से पूछिए, इंडिया नाम का जो अलायंस है इसका जरा हिंदी में क्या नाम है बताएं। बता देता हूं, बहुत से कांग्रेस प्रवक्ताओं से बता देता हूं आपको, बता नहीं पाए, मैं बता रहा हूं, गूगल सर्च करके, अब तक तो गूगल सर्च कर लिया, मैं बता रहा हूं। और मगर सुन लीजिए भारतीय नहीं, मुझे आपकी आदत नहीं है, मैं जवाब दे दूं आपको। मगर आप देखिए, अरे भाई पूरी बात सुन लीजिए ना, तब उसका जवाब दीजिएगा। मगर अफसोस देखिए,
आज जाके ये लोग जाके हिंदी का नाम क्यों बता रहे हैं? अरे हिंदी के नाम पे तो विचार नहीं किया था, अंग्रेजी में सोचा, अंग्रेजी में स्थापित किया और अंग्रेजी का नाम लेके बोल रहे हैं। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी ग्रामी, प्रजातंत्र की धार उतनी गगन पर मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। मुक्ति का सूरज उग गया मगर अंग्रेजी मानसिकता से मुक्ति नहीं मिली। बताइए, चलिए अलायंस का नाम बता दीजिए। INDI, भारतीय, बता रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी अलायंस। ढूंढ लीजिए, जाके ढूंढ लीजिए। अलायंस नहीं, गठबंधन। इंग्लिश मत कीजिए। देखिए, गठबंधन कर लीजिए। दूसरा, अभी आप इन्होंने कहा कि इंडिया वहां से आया, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ बोल दिया इन्होंने। मुझे लगता है इनकी नौकरी खतरे में आ गई है। और तभी सुधांशु जी का अगर आप डिबेट देखेंगे, शेरो शायरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि अब नौकरी खतरे में है। कल ही मोदी जी ने कहा न्यू इंडिया डेवलपमेंटल अलायंस, तो क्या मोदी जी खराब हो गए? मोदी जी देशद्रोही हो गए? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो भारत तब क्यों याद नहीं आया? जैसे ही इंडिया सामने से आया, अब इंडिया दुश्मन हो गया। ये जो आपकी मानसिकता है ना, इसी के खिलाफ देश लड़ रहा है। कब तक लड़ेंगे? और दूसरी बात, अभी इन्होंने दूसरे दलों की बात की, उन्होंने पश्चिम बंगाल की बात की। अभी इनकी शादी हुई उत्तर प्रदेश में राजभर के साथ में, और दहेज में क्या मिला? मुख्तार अंसारी का पुत्र जो MLA है वो दहेज में मिला। उसके ऊपर सुधांशु जी के पास कोई शब्द नहीं है। कल तक बोल रहे थे डंके की चोट पे हम लोग ये करेंगे, यूपी में ये करेंगे। अरे भाई साहब, जो दहेज में मुख्तार अंसारी का पुत्र मिला MLA, उसके बारे में तो देश को बताइए। क्यों आपकी जबान तब चुप हो जाती है? कौन सी शायरी बोलेंगे? मुख्तार अंसारी के पुत्र के लिए कौन सी करेंगे शायरी? आपकी तो बहुत शेरो शायरी अच्छी है। अगर दहेज में इतनी बड़ी आपको गिफ्ट मिली है, देश को बताइए कौन सी शायरी देंगे उसके लिए। अजीत पवार कल उनको जिसको परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सरगना बता रहे थे 70,000 करोड़ का, उसके लिए भी एक शायरी हो जाए। मणिपुर के लिए एक शायरी हो जाए। देश की जो महिला रेसलर है उसके लिए एक शायरी हो जाए। अब करना है तो मुशायरा पूरा कीजिए ना। आधा आधा क्यों कर रहे हैं? एक एक व्यक्ति के लिए क्यों कर रहे हैं? एक अकेला सबसे भारी पे से आज 38 साथी आ गए। आपने कहा अली बाबा 40 चोर, आपने सीरियल देखा होगा। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट। आपने अली बाबा 40 और सीरियल देखा होगा। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा कि 38 है कि 40 है, वो देश की जनता तय करेगी। पर जिस प्रकार से आनंद फानन में आपको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, और 1/2 पार्टी, जैसा आप सूप 1/2 करते हैं, LJP 1/2, NCP 1/2, ये कर करके 38 पे पहुंचे हैं। जिनको धोखा दिया आज उनको ही लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिस चिराग पासवान को धोखे से उसके चाचा को मंत्री बना दिया, आज उसी को लेना मजबूरी उनकी हो गई है। तो ये तो मजबूरी अलायंस है। उनको समझ में आ गई है कि देश की जनता के विचार बदल रहे हैं। देश की जनता अब मुद्दों की राजनीति करना चाहे, शायरी शेरों सब खत्म हो गया। देश की जनता को क्या मिला 9 साल में? देश की जनता उसका रिपोर्ट मांगेगी। जो पार्टी उसको रिपोर्ट दे पाएगी, जो पार्टी अपने काम से देश की जनता की अपेक्षा पूरी कर पाएगी, जनता उसके साथ आएगी। बाकी आप भारत इंडिया झगड़ते रहिए। इंडिया ने आपसे अहंकार का बदला लेना तय कर दिया है। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, और ये इंडिया और भारत आपको आने वाले दिनों में सबक सिखाएगा। वैसे वो शायरी नहीं कह रहे थे, कविता कह रहे थे। अरे भैया, ये तो अभी शायरी आ जाएंगे। अनारकली, सलीम सब आ जाएंगे। नहीं इनको, अरे भाई नहीं, शायरी तो आप ही करते हैं। ये कोई भी वाक्य, अनारकली कहां से आ गई? सुनिए दीपक जी, अब मैं जवाब दे दूं। दीपक जी देखिए, ये लोग इस मामले में बहुत समझदार हैं। जरा मुख्तार अंसारी के लिए कर दे, जिसमें अपना उसके लिए कविता कर दीजिए। मुख्तार अंसारी के पुत्र के लिए शायरी या कविता, दो में से एक सुनाइए। सुधांशु जी, मजा आ जाएगा देश को। देश को बहुत मजा आएगा। एक शायरी हो जाए या कविता हो जाए। अरे सुनिए तो, अरे भाई आप लगातार बोल रहे हैं, मैं बताता हूं भाई। मुख्तार अंसारी के बेटे की बात कर रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो कहां अपने को महफूज महसूस कर रहे थे? अरे अभी की बात कीजिए ना, आप पीछे मत जाइए, सरकार के इतिहास में मत जाइए। अरे अभी की बात क्या करें? अभी आज का बताइए। अरे भाई नहीं, अभी बताइए। राजभर के साथ में नहीं, कैसे पीछे मत जाइए, एकदम भागा सा हो गया। आज बताइए ना, आज की बात। अरे आप भाग रहे हो, दोनों की बात कर रहा हूं। कहां भाग रहे हैं? आज का बताइए, दिन की बात कर रहा हूं। क्यों लिया? चलिए, अच्छा चलिए, आप चलिए आज का बता रहा हूं। अब सुनिए दीपक जी, इन्हीं की पार्टी के एक शायर हैं, इमरान प्रताप गढ़ी, सम्मानीय राज्यसभा के सांसद हैं और इन्हीं के पुत्र के बारे में माइनॉरिटी सेल के चीफ हैं। उन्होंने, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं भाई, क्या तरीका है बार-बार बोलने का? मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आप हर बार में डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर वाक्य में बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं, जवाब दे रहा हूं भाई, आप राजभर के साथ जवाब दे रहा हूं। लगातार बीच में बोल रहे हैं, हर सेंटेंस में डिस्टर्ब कर रहे हैं। रोहन जी प्लीज,
प्लीज। अरे शायरी सुना रहा हूं भाई। उन्होंने आपकी सवाल बात का सुनी। जवाब सवाल नहीं हो सकता है, उन्होंने आपको आपकी जवाब बात देना सुनी, आप भी पड़ेगा। सुन लीजिए। नहीं दीपक जी, इनको जवाब देना अरे मैं पड़ेगा, सवाल नहीं पूछ रहा हूं, काउंटर मैं सवाल जवाब से दे नहीं रहा होगा हूं। हर बार। मगर आपको हर पता बार है, देश को लगातार गुमराह नहीं कर डिस्टर्ब सकते। किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। देश को अरे आप गुमराह आपने नहीं क्या करो, किया, उस आंखें पर खोलो। जवाब दीजिए ना देश को। आपकी अच्छा राजनीति रोहन कहाँ जी है? जवाब दे आप रहे तो हैं, डबल आप राजनीति रिपीट कर रहे हैं। सुन अगर लीजिए ना, कांग्रेस उनकी को बात लिया सुन तो। लीजिए, फिर आप बोलिएगा। पूरा वक्त है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है वक्त की, अभी तो शुरू ही हुई है बहस। हाँ, मैं और शायरी 3 सुना रहा हूं। जानकार प्रवक्ता हैं। सुनिए, सुनिए, ये शख्स नहीं चिंगारी है, बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी है। ये बोलने वाला कौन? इनका माइनॉरिटी सेल का चीफ, राज्यसभा का सांसद अरे आप और अपनी बहुत बात बड़े कीजिए ना, शायर आपने इमरान क्यों लिया अपनी मुबारक। पार्टी भाई में? कितना क्यों लिया शायरी अपनी बोली पार्टी इमरान में? के जवाब है तो ऊपर। बताइए। शायरी देश सुनने के का साथ विचार धोखाबाजी मत और कीजिए। शायरी सुन आप जवाब दीजिए, क्यों क्या लिया? तरीका है आपने भाई अपनी दीपक पार्टी जी? में रोहन जी क्यों लिया? बीच में नहीं, आपकी प्लीज। पार्टी वो में अपनी बात कह रहे हैं, अपने तरीके से कहने दीजिए ना। नहीं, इनको रोहन जवाब जी देना प्लीज। पड़ेगा। दीपक जी, इनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा वो जवाब ही दे रहे हैं ना, आप मौका तो दीजिए बोलने का, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। शर्म आनी चाहिए उनको। आप काउंटर करिएगा रोहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। मजबूरी है, क्या करें, क्या करें, रायता फैलाना है। चूंकि आप सब्जेक्ट पर बोले थे ना, बहुत शायरी मजबूरी सुनो आपकी भैया, बात रोहन गुप्ता है, सुनो। आपके पास है ही नहीं। शायद किसी का ऐसा कभी कद नहीं होगा, इस सदी आगे कोई अतीक अहमद नहीं होगा। ये शेर किसने सुनाया है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, मुख्तार अंसारी आपके का माइनॉरिटी पुत्र सेल के होगा। चीफ ने। और भी मुख्तार अगर दिल में अंसारी का हसरत पुत्र हो होगा। तो आपने बहुत शायरी कही ना, एक एक चुन चुन अंसारी के का शेर पुत्र सुना होगा। दूंगा जो आपके लोगों ने अरे बोले इन बताइए लोगों ना। के कसीदे में। इसलिए अरे उस सुन पर लीजिए। बात न करके अब मुद्दे की बात, फिर बीच में डिस्टर्ब, फिर बार बार डिस्टर्ब करना पड़ रहा है क्योंकि फंस गए भैया। और मैं एक और बात अरे बता जवाब दूं दीजिए दीपक ना, जी, इन लोगों के सामने क्यों एक लेके और आए? बड़ी एक अच्छी पुत्र बात को है क्यों लेके आए? कि कौन ये सी कुछ भी विचारधारा बोलते है? हैं। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है? अरे भाई ये क्या कौन सा तरीका है? वॉशिंग रोहन जी लगातार लगातार नहीं, बीच में प्लीज रिपीट कर रोहन रहे हैं, जी, टेप रोहन रिकॉर्डर जी नहीं रिक्वेस्ट है। है रोहन जी, लगातार बोल रहे हैं, लगातार डिस्टर्ब कर आपको रहे हैं। पूरा वक्त दिया, वो जवाब आपके देना बीच में पड़ेगा। नहीं बोले। देखिए क्या होता है। नहीं देखिए दीपक जी, या तो इस ढंग से डिबेट नहीं होगी। जब ये बोले मेरा फेडर ऑफ कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोलूंगा मैं किसी का फेडर ऑफ नहीं करता, मैं किसी का फेडर ऑफ नहीं करता। एज ए पॉलिसी रोहन जी, रोहन जी प्लीज, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बोलिए, किससे बीच लग रहा में debate आपको जो disturb पॉइंट करने रखना के था लिए? रख दिया, अब उनको कहना तो दीजिए अपनी बात। बोलिए सुधांशु जी। अब मैं बताता हूं, देखिए अभी आपने जो शायरी की बात कही, ये तो बहुत कायदे से ध्यान रखते हैं अपने वोट बैंक का, इसीलिए शायरी बोला, कविता नहीं। और चौपाई श्लोक तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मुख्तार याद करिए, जब अंसारी मोदी के जी पुत्र को के लिया खिलाफ है। नफरत आती तो क्या बोलते हैं? कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नहीं कहते मोदी भस्म हो जाएगी, ये कहते हैं मुख्तार हिंदुत्व अंसारी की के कब्र पुत्र के लिए बोल खुदेगी। दीजिए यानी ना। कब्र खोदने वाली दो बात लाइन का बोल भी दीजिए। ध्यान रखते हैं। मैंने तो दो आपको लाइन दो बता शायरी दीजिए, सुना दो दी लाइन। जो आपके सांसद की है और आपके सांसद की है और आप ही के माइनॉरिटी सेल के चीफ की है। तो बस अब बात खत्म हो गई। आपका तो कोई हक ही नहीं बनता जब उनकी इस्तकबाल करने वालों को आपने पूरा उठा के बैठा के रखा हुआ है। और जब वो बीमार थे तो आपकी सरकार के दामने रहमत में बैठे हुए थे, और जब यूपी लाने की बात हुई तो बुखार आ गया था। ये सबको पता है। और पहली बार अगर सजा हुई है तो हमारे दौरे हुकूमत में हुई है, इसलिए सबको पता है। शायरी से लेके हकीकत तक, अफसाने से लेके हकीकत तक सबको पता है। परंतु आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए ये जो अलायंस बना है, इसमें जानते हैं दीपक जी कौन लोग हैं? ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहकर चुके चुकाए हैं, और इनके नेता राहुल गांधी जी की तरह अपना पद छोड़कर भागे भगाए हैं। और हमारी तरफ मोदी जी जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये सारे लोग किस लिए साथ आए हैं? कोई देश के लिए नहीं साथ में आए हैं। सबका अपना अपना दर्द है, सबके अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने परिवार, अपनी अपनी तकलीफ के लिए आए हैं। अन्यथा कोई कॉमन चीज नहीं है केजरीवाल जी में और ममता बनर्जी जी में। इसमें कोई कॉमन नहीं है, मगर केवल सब इसलिए आए हैं, जिसे वो अभी रोहन गुप्ता जी बहुत कटाक्ष कर रहे थे। तो आपके ऊपर फिर एक लाइन बता देता हूं, वही पुरानी चीज आप पे लागू होती है। कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। और जहां तक इन्होंने पार्टियों की बात कही, तो एक वाक्य और सुन लीजिए। आपकी पार्टी तो वो है, इसके इतने टुकड़े हुए हैं पिछले 50-60 सालों में कि बताना मुश्किल है। कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस तिवारी यानी कांग्रेस टी, फिर उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार वाली थी, फिर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। और जाने के बाद भी जाने का सिलसिला नहीं टूटा। उत्तर से दक्षिण तक देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए, अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, विजय बहुगुणा छोड़ चले गए, किरण रेड्डी छोड़ चले गए। ये सब कौन है? चीफ मिनिस्टर स्तर के लोग हैं। और जो छोड़ के गया आपको तबाह कर गया और आपको उसके सजदे में आना पड़ा। केजरीवाल
से आपने उनकी पालकी ढोई थी। आज केजरीवाल आपके सामने बड़े होके खड़े हो गए। ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, शरद पवार सब आपकी पार्टी में थे, कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए जनाब गठबंधन तो छोड़िए, आपकी हालात तो यह है कि अपनी पार्टी नहीं समझ पाती। कारण यह है कि हम पार्टी को परिवार समझते हैं और आप परिवार को पार्टी समझते हैं, इसलिए सिर्फ परिवार रह जाता है, नेता कार्यकर्ता अलग चले जाते हैं और बाद में आपको उन्हीं के आगे सिजदा करना पड़ता है। ठीक है, मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। शुरुआत रोहन आपसी की थी। सुनील जी, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। 6 सितंबर 2022 को एक ग्राफिक भी चलाते रहिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आए, केजरीवाल और येचुरी और अखिलेश यादव से मिले। 12 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। 13 अप्रैल को सीताराम येचुरी और डी राजा से मिले। 24 अप्रैल 2023 को कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। 24 अप्रैल 2023 को अखिलेश यादव से मुलाकात की। 9 मई 2023 को नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में चर्चा की। 10 मई 2023 को रांची में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। 11 मई 2023 को शरद पवार से मुलाकात की। 21 मई 2023 को अरविंद केजरीवाल से चर्चा की। 22 मई 2023 को पटना में ममता बनर्जी से मुलाकात की और साथ ही साथ उसके बाद मीटिंग भी हुई। फिर उसके बाद मिशन जो कंप्लीट करना था वो मिशन इनकम्प्लीट रह गया। मुझे बताइए, इतना ही संघर्ष किया नीतीश कुमार जी ने, सूत्रधार बने। अरे कल 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फ्लाइट डिले कर लेते। खुद की फ्लाइट थी, खुद चलवा रहे थे, पायलट भी उनका ही था, बिहार सरकार का अधिकारी है, बोल देते उसको 2 घंटे फ्लाइट डिले कर दो, सुबह राजगीर पहुंच जाते। क्या दिक्कत थी? जब इतना संघर्ष उन्होंने किया तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों गायब हो गए? दीपक जी, आप समझे, मूल प्रश्न उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने का नहीं है। मूल प्रश्न है कि विपक्षी एकता को क्या उनके इसमें कुछ माना जाएगा। तो देखिए, स्पष्ट उन्होंने किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया और मैं स्पष्ट करता हूं। अभी जो आपने गिनाए हैं कि इतने इतने सीरीज में माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी नेताओं से बात की, सकारात्मक बात हुई, उनके मेहनत का परिणाम था कि इतने विपक्षी नेता पटना में आए और सफल मीटिंग हुआ। तो ये कुम्हार कहीं अपने से बनाया हुआ घड़ा तोड़ता है क्या? तो विपक्षी एकता का कॉन्सेप्ट से लेके अभी तक माननीय नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। और वो अगर कतिपय कारण से नहीं, कुमार जरूर नाराज हो जाएगा कि उसका घड़ा दूसरा कुमार अपने यहाँ रख के उसको बेचने लग जाए। कुमार नाराज हो जाएगा, ये घड़ा जो उसने बनाया है उसको दुकान पे कोई और सजाकर बेच रहा है। ये तब होता है दीपक जी जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, ये तब होता जब माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते या उम्मीदवार होते। उन्होंने अनेकों मौके पर स्पष्ट कर दिया है कि वो न तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है और न दावेदार है। अरे कन्वीनर पद के तो है ना भाई, जो अब सोनिया जी बन गई, कन्वीनर पद के तो है ना, उसके लिए तो कभी इनकार नहीं किया उन्होंने। देखिए कन्वेनर पद क्या कोई प्रधानमंत्री पद है क्या? कन्वेनर पद कोई प्रधानमंत्री पद नहीं है दीपक जी। और कन्वेनर पद का फैसला भी हुआ कहां? वो तो अगले मीटिंग में होगा। इन लोगों ने मिल बैठ के अब बताइए, नीतीश कुमार जी कन्वीनर बनना चाहते हैं, ये भी डिनाई कर दीजिए कि नहीं बनना चाहते। तो चलिए सो जाए, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता ये तो उन्होंने कह दिया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता ये भी कह दिया। अब बता दीजिए कन्वीनर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते? देखिए, कन्वेनर पद का विपक्षी एकता का स्वरूप इन्होंने कहा कि 11 सदस्यीय कमेटी होगी। कन्वेनर पद की तो अभी बात ही नहीं है। जब कोई बात ही नहीं है तो कोई दावेदारी अपनी कैसे दे सकता है? कल्पना है भाई। एक बात तो हुई ना, 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी, अगले महीने में मीटिंग होगी। अगले महीने में बहुत देर नहीं है। और अभी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी का विपक्षी एकता से अलग होने का प्रश्न ही नहीं है। अगर आप अटकल का बाजार गर्म करना चाहते हैं तो टीआरपी के लिए 1 आध दिन के लिए ठीक है, वो अपनी जगह चलेगा। और उनकी महत्ता देखिए, मेरे प्रोड्यूसर अखिल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पे डाउट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो खुद ही अपनी मिट्टी का घड़ा खुद तोड़ते हैं, फिर नई मिट्टी बनाते हैं, फिर नया घड़ा बनाते हैं। ऐसा वो 4 बार कर चुके हैं। देखिए, हर बार की बात अगर उसमें जाएंगे तो हम लोग डिबेट को उस तरफ ले जाएंगे। उस तरफ बिना डिबेट में जाते हुए मैं ये कह सकता हूं कि हर बार जो उन्होंने किया है वो सारा फैसला जन आकांक्षाओं पर और अरे नीतीश कुमार की आकांक्षा को आप जन आकांक्षा कैसे कह सकते हैं? बताइए डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार की जो इच्छा है वो जनता की इच्छा, जनार्दन होगा नीतीश जी। मैं बता
सुनिए दीपक जी, नीतीश कुमार दीपक की जी जो इच्छा है, सार्वजनिक जीवन में दीपक जी, हाँ मैं तीनों के पास आ रहा हूं, जल्दी से सुनील जी कंक्लूड करिए, फिर सुधांशु जी, फिर रोहन जी। नहीं दीपक जी, सार्वजनिक आप जीवन में प्लीज बैलेंस करिए। अच्छा ठीक है, बहुत खाली बैलेंस परिवर्तन कर दे, होता डर लगता है ना, उसके बाद 26 मत पार्टी करिए। आपके पास है, गठबंधन में थे एनडीए में, डर लगता है जिस तरह को तो आप जिस सुनील जी तरह कंप्लीट करिए। भाजपा ने जब हम एनडीए में थे, हमने चुनाव साथ लड़ा, माननीय नीतीश कुमार जी को नेता का पद घोषित करके वो सारा वोट माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मिला, और बदले में भाजपा ने हमारे साथ गद्दारी की, हमारे पीठ में छुरा घोंपा, अपना बी टीम ले जाकर के हमारे साथ गद्दारी की। तो ऐसे में कैसे रह सकते हैं? तो मुख्यमंत्री नहीं बनना था ना, जब भाजपा इतना कुछ कर चुकी थी तो मुख्यमंत्री काहे बने? बोल देते हैं कट्टी भाजपा से हट जाते हैं, उसी टाइम लालू जी के साथ सरकार बना लेते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा वालों ने, माननीय नीतीश कुमार जी इच्छुक नहीं थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। भाजपा वालों के इंसिस्टेंस और रिक्वेस्ट, अरे जिसने मतलब जिसने उनको बर्बाद किया, उसी की रिक्वेस्ट पे मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, बर्बाद के देखिए, भाजपा वालों का ये जो दोहरा चरित्र जब बाहर में आया कि वो हमारे पूरे जब मंथन की गई कि हमारी सीटें कम हुई, तो जो हमारे विधायक जीते थे या नहीं जीत सके थे, सबने एक स्वर में कहा कि कैसे भाजपा का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ, और भाजपा ने अपने बी टीम चिराग पासवान को लगाकर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तो ये तो जब आप सीरीज ऑफ मीटिंग करते हैं, अपने परिणाम को आप जब उसमें आत्ममंथन करते हैं, तो ये विषय खुल के आता है और अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। ये तो राजनीति का नियम है। तो ऐसे भाजपा को देखेंगे आप, भाजपा के साथ कौन सा घटक दल उनके साथ सीरियसली और कंसिस्टेंटली रहा है? कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि वो घटक उनका, देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना के जमीन से उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां का कोई महत्व नहीं है और भाजपा रहेगी, क्षेत्रीय पार्टियां को मिटा देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी वो मीटिंग में छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी को, जिसका कितना वजूद है ये पता नहीं, उसको बुला करके ससम्मान, क्योंकि हमारी मीटिंग उस दिन थी, विपक्षी एकता की मीटिंग थी, तो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, मीडिया का फुटेज लेने के लिए उन्होंने अपनी मीटिंग रखी। तो ये क्या उनका छटपटाहट नहीं है? ठीक है डॉक्टर साहब, समझ गया मैं समझ गया कि नीतीश कुमार जी जो करते हैं जन आकांक्षाओं के अनुरूप करते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी जी बताइए क्या है जन आकांक्षा? और रोहन जी, वैसे डॉक्टर सुनील सिंह इंडिया अलायंस के मेंबर है, तो आप ही की पार्टी को टर्न दिया था मैंने। इंडिया अलायंस के मेंबर है डॉक्टर सुनील सिंह अभी तक, कम से कम। देखिए, जो आप और आपकी कृपा रही तो बने रहेंगे, और उन्होंने अपना गढ़ा बनाया। नहीं, वैसे देखिए, ये भी एक ऑन द लाइटर नोट कह दूं दीपक जी, यहीं देखिए दोनों के बीच में कितनी एक दूसरे के लिए इंटॉलरेंस है कि मुझे ज्यादा मौका मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा मौका मिलना चाहिए। डिबेट में ये दिख रहा है, तो अभी आगे क्या होगा, सीट बंटवारे तक तो मौका तो इंडिया को। देखिए, इन्होंने एक उदाहरण दिया, सुनील जी ने एक उदाहरण, अरे चलिए ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। सुनील जी ने एक बात उदाहरण दिया प्रतीक में कि वो कुम्हार हैं और उन्होंने घड़ा बनाया, अपना नहीं तोड़ेंगे। तो आप बार बार पूछ रहे थे कि वो किस तरह के कुम्हार हैं, तो मैं कबीर का वो दोहा बता देना चाहता हूं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी तोय। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि एक दिन घड़े को मिट्टी में ही मिल जाना है, और ये लोग ऑटोमेटिक उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जहां मिट्टी में मिलने की बात होती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। सुनील जी, मैं विनम्रता से बताना चाहता हूं, आपने कहा तो याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारा आपका गठबंधन हुआ 1995 में, तब आपका नाम समता पार्टी था, आपकी 7 सीटें थी विधानसभा में, 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। पूरे लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, जदयू का नहीं था। जब पहली बार 1999 में शपथ ली नीतीश कुमार जी ने, भाजपा के 68 विधायक थे और नीतीश जी के 63 विधायक थे, और उसके बावजूद हमने आपको आगे किया। जब सीएम बने तो आप बने, नेता प्रतिपक्ष था तो भारतीय जनता पार्टी का था। तो यह नहीं कहना चाहिए, और सबसे लंबे समय तक हमने पूरा साथ दिया, हमने नहीं छोड़ा, आप छोड़ के गए। जब हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित किया था, जबकि नीतीश कुमार जी उस समय अटल जी की सरकार में 2002 के गुजरात के बाद भी मंत्री रहे थे, मगर जब मोदी जी को सीएम घोषित किया तो 2002 की बात करने लगे थे। इसलिए वो विषय छोड़िए। और आप ही के नेता, जब राजद से गठबंधन पर नीतीश कुमार जी से सवाल पूछा गया था पिछली बार वाले गठबंधन में, तो सुनील जी आपको याद होगा उन्होंने क्या जवाब दिया था? जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं
लपटे रहत भुजंग। अब इसमें चंदन का पेड़ कौन था, भुजंग यानी सांप कौन था, यह आप बताइए, या बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है जो प्रतीकों को समझती है। हां, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने सूत्रधार की बात कही, इससे एक बात याद आई कि सोनिया जी संयोजक बन गई। तो अब मैं अगला प्रश्न रोहन जी के लिए छोड़ता हूं कि यह यूपीए जो था उसमें तो सोनिया जी अध्यक्ष थी। जैसे हमारा जब एनडीए बना तो एनडीए बनने पे अध्यक्ष अटल जी बने, बाद में अटल जी के बाद अडवाणी जी एनडीए के अध्यक्ष रहे और अब मोदी जी अध्यक्ष हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, लीडरशिप को लेकर बिल्कुल साफ है। इनका यूपीए बना जब एनडीए की प्रतिक्रिया में, तो सोनिया जी अध्यक्ष थी। अब सोनिया जी इंडिया INDIA की संयोजक है, तो अब यूपीए समाप्त हो गया या नहीं, यह बात स्पष्ट कर दे कांग्रेस के लोग, या अभी भी यूपीए का अलग अस्तित्व है जिसमें सोनिया गांधी जी उसकी अध्यक्ष हैं। और जहां तक इनका यह कहना है कि जो शॉर्ट फॉर्म ये INDIA को इंडिया कहते हैं, तो दीपक जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैंने इंक सुनते हुए तो कभी नहीं सुना। भाई INC को इंक भी तो कहा जा सकता था, तो वो तो नहीं सुना। तो आप अपनी सुविधा से जो एब्रिविएशन लेना वो लीजिए, मगर यह स्पष्ट कर दीजिए कि यूपीए और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी अब हैं या नहीं है, यूपीए है या समाप्त हो गया है, और अध्यक्ष का पद समाप्त होकर अब संयोजक का पद में विलीन हो गया है। रोहन जी। दीपक जी, ये बहुत अच्छे शायर हैं, कवि हैं, और जितनी जितनी डिबेट होती जा रही है, जैसे जैसे शायरी और कविता का प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है कि उनके पास मुद्दों का अकाल है। मैंने सिंपल सवाल पूछा कि आपने राजभर जी के साथ शादी करी और दहेज में आपको मुख्तार अंसारी का पुत्र मिला MLA के रूप में, आप उसके लिए कोई शायरी कहेंगे? मुख्तार अंसारी के पुत्र को प्यार से लिया है तो उसके लिए तो शायरी कहीं, कोई शायरी नहीं थी। पूरे देश के बारे में सब कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल भाजपा अपने आप को परिवार की तरह ट्रीट करती है, पर उस परिवार में घुसने के लिए एक कंडीशन है कि एक वॉशिंग मशीन से अंदर से आपको पास होना होगा। वो अजीत पवार जिसको भाजपा 70,000 करोड़ के कौबांडी कह रही थी, वो वॉशिंग मशीन में से निकले, परिवार का सदस्य हो गए। हेमंता विश्वास जिसके खिलाफ इन्होंने बुक निकाली थी, बाकायदा बुक करके भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगाया था, उनको वॉशिंग मशीन में डाला, परिवार के सदस्य बन गए। नारायण राणे जिसके खिलाफ केसेस हुए थे ईडी के, जैसे ही परिवार अंदर गए वॉशिंग मशीन में निकले, परिवार के सदस्य बन गए। आज मुख्तार अंसारी के पुत्र भी उनके परिवार के सदस्य बन गए, क्योंकि ये ऐसा परिवार है जो सिर्फ वॉशिंग मशीन में से जो भी, और ये परिवार में हर भ्रष्टाचारी जुड़ना चाहता है, क्योंकि उस भ्रष्टाचारी को चीज मालूम है, जैसे ही वॉशिंग मशीन में से निकलेंगे चमचमाते हमारे कपड़े हो जाएंगे, कोई एजेंसी हमारे खिलाफ नहीं आएगी और भाजपा का कुंभा ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो जितने भ्रष्टाचारी है सारे भाजपा के पदाधिकारी बनना चाह रहे हैं, जितना भ्रष्टाचारी है उतने मंत्री बनते जा रहे हैं। और रिवॉर्ड देखिए, जिसके खिलाफ ये कहा 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। इतना बड़ा दोगलापंथी लाते कहां से हैं भाई साहब? शेरो शायरी तो अच्छी करते हैं, पर ये दोगलापंथी कहां से लाते, वो भी देश को बताइए। दूसरी बात, मैंने क्यों कहा नेशनल धोखा अलायंस, इनकी जब एनडीए बनी थी, दीपक ये इतिहासकार है, बहुत बड़ी उनको नॉलेज है, 3 पार्टियां थी उस अलायंस में। बेसिकली जेडीयू थी, जो उन्होंने कहा वो, अकाली दल था उस समय पे, और शिवसेना थी। तीनों पार्टियों से धोखा किया इन्होंने, तीनों पार्टियों का साथ छोड़ दिया, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देश के सामने। वो 38 पार्टियों का काम कहां? जो आपके मुद्दे, जो आपके नींव में थे, वो लोग अगर आप पे भरोसा नहीं कर सकते, देश की जनता आपसे क्या भरोसा करेगी? अब इन्होंने इंडिया की बात की। इंडिया और एनडीए में फर्क क्या है? 2 आई नहीं है, एक इंडिया का आई नहीं है और एक इंक्लूसिव का आई नहीं है। इसका मतलब समावेशी, हर आदमी का ग्रोथ। इनके लिए अपने 5-7 मित्रों का जो ग्रोथ है वही देश का ग्रोथ है। नहीं, 5-7 मित्रों के अच्छे दिन लाने से देश के अच्छे दिन नहीं आते सुधांशु जी। देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली है, देश के किसानों की आय दुगना नहीं हुई है, देश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली है, देश के लोगों को 15 लाख नहीं मिले हैं, देश के लोगों को, हर आदमी को घर नहीं मिला है, देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हुआ है, देश के आम आदमी को आपके विकास का कोई लाभ नहीं मिला है। अगर आपके लिए देश परिवार नहीं है और आपका कुंभा सिर्फ ऐसे लोग हैं जो आपके से डर के आपके साथ जुड़ जाए, ऐसी राजनीति आपको मुबारक। अब इंडिया आपके अहंकार को हराएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जितना आपकी ये बौखलाहट है, देश समझ चुका है, देश को एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेट सारी पार्टियों ने दिया है। कितना भी आप शायरी कर ले, मुशायरा कर ले, कविता कर लें, ये सबका पराजय होगा। और आज आपने न्यू इंडिया के खिलाफ बोला है, मैं आपकी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि मोदी जी आपको माफ कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मोदी जी पे भी आज सवाल उठा दिया है। सुधांशु जी।
वैसे देखिए जवाब नहीं मिल पाया, यूपीए है या नहीं, पूरी कहानी लंतरानी इधर से उधर सब सुना दिए। अरे बता ही नहीं पाए कि अब सोनिया जी अध्यक्ष हैं राजभर कि का नहीं भी बता यूपीए दीजिए की, ना। और यूपीए का अस्तित्व है या नहीं। यानी अरे भाई अब तो पूरे अलायंस की बात पूछ रहे हैं ना, किसी एक पार्टी की बात नहीं पूछ रहे। बोलिए ना, बता नहीं पाए, कोई बात नहीं, ये मजबूरी है। यही INDIA की व्यवस्था है, जिसमें आई सबसे पहले है। अगर एनडीए से साथ इंडिया के खिलाफ मत बोलिए, वो आई इतना इंडिया बड़ा के है खिलाफ कि मत जवाब बोलिए, देना बहुत देश मुश्किल माफ नहीं होगा। करेगा। तो कोई बात मैं नहीं, इंडिया अब के इनकी खिलाफ बातों कुछ का नहीं मैं सुनूंगा fact सुधांशु by जी। fact बताता हूं। इंडिया के अरे खिलाफ भाई, मत आप बोलिए, बोलिए भाई, इंडिया के आप खिलाफ बीच मत में बोलिए, क्यों प्लीज। डिस्टर्ब करने लगते हैं? आपको लगता अरे है कि मत बोलिए। दर्शकों को समझ में नहीं आता है अरे कि तो आप इंडिया बीच में के खिलाफ disturb मत करके क्या बोलिए। करने का प्रयास करते हैं? हाँ अरे भाई मैं तो जवाब पूछ रहा हूं आपसे। तो लीजिए भाई, मैं पूरी बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल पूछ रहा हूं। देखिए बोलिए, एक बात बता दूं, जब आप इंडिया और भारत कहते हैं, यदि सिर्फ भाषा का अंतर है, अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत कहते हैं तो ठीक है, पर जब भाव का अंतर है तो भारत के भाव और इंडिया के भाव में जमीन आसमान का। बिल्कुल नहीं, भारत बिल्कुल वो है नहीं। जिसके लिए कहा जाता दोनों है एक ही है, गायंती देवा दोनों किल एक ही गीत है। कहानी धन्य स्तुते दोनों भारत एक ही है। वो धन्य भारत भूमि है, शाश्वत है, सनातन है, परंतु तो स्किल इंडिया क्यों इंडिया है? विदेशियों का दिया डिजिटल गया नाम इंडिया है। क्यों है? अवधारणा में स्टैंडअप कॉन्सेप्ट इंडिया ऑफ क्यों इंडिया है? एक फॉरेन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट इंडिया क्यों है। है? और भाई बदल क्या दीजिए ना। तरीका है भाई, बार बार बीच में अरे डिस्टर्ब बदल करने दीजिए ना, लगे। रोन जी, फिर रोन जी। लगातार बोल रहे हैं। आप जवाब आगे दीजिए ना। आप कितनी देर बोले सुधांशु जी ने, एक बार नहीं बोला, फिर प्लीज। डिस्टर्ब करने लगे। एक शब्द मैंने नहीं बोला, जितनी देर ये बोले और उसके बाद बोलने लगे आके फिर बीच में। अब पूछिए इंडिया नाम सबसे पहले कब आया, बताइए। बोलिए हिस्ट्री में इंडिया नाम कब आया, बोलिए। आप इंडिया के बोलिए, खिलाफ आप मत बोलिए बोलिए ना, इंडिया नाम कब इंडिया आया? के खिलाफ मत बोलिए आप। अरे आप बताइए ना, सुधांशु जी, इंडिया नाम नहीं कब होगा, आया? नहीं होगा। इंडिया के खिलाफ, अरे आप क्यों बोलिए ना, दिया? इंडिया नाम कब आया? आप बदल अरे देते, बोलिए आपको ना, इंडिया प्रॉब्लम नाम है। कब आया? आप बदल देते ना, आपको प्रॉब्लम था तो। अरे आप ना, बताइए मैं ना, ये कह रहा हूं। आपने क्यों रखा? आपकी सरकार है 9 साल से, आपको इतना नफरत है इंडिया से। हर चीज की एक लिमिट होती है, आप इतनी हद तक चले जाएंगे। अब भारत और इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे बोल लो देश के भाई, सामने लिमिट तो मैं नेशनल टीवी बोलूंगा। पे इंडिया के खिलाफ अबे बोल रहे बात हैं। चिल्लाने शर्म तो आनी नहीं होगा, चाहिए लिमिट की बात कर आपको, लीजिए। शर्म आनी चाहिए। छोड़ के चले जाइए देश, शर्म छोड़ अभी के। दिलवाते हैं इंडिया से आपको। प्रॉब्लम है, छोड़ आराम के से। चले जाइए अपने अरे भाई, प्यारे देश चिल्लाओ नहीं भाई, पाकिस्तान, शांति से बात जाके करो बिरयानी खाइए वहां पे। काहे इंडिया हाथ के पांव खिलाफ झटक मत रहे हैं बोलिए, भाई? अपना इंडिया टर्म के बोलने के खिलाफ बाद मत भी आप बोलिए। फड़फड़ाए जा रहे हैं। एक सीमित रखिए। अच्छा रोहन जी, एक रोहन जी, सीमित प्लीज, रखिए, प्लीज, एक प्लीज। सीमित रोहन रखिए जी, अपनी रोहन जी, मर्यादा। रोहन जी, रोहन। नहीं दीपक जी, भाषा की एक मर्यादा होगी। आज हम देश की बात कर रहे हैं, वो अपने मुद्दे की बात कर सकते हैं, पर इंडिया के खिलाफ बोल के देश के साथ ये गद्दारी का प्रमाण ना दे। उनकी जो भी मजबूरी हो। नहीं तो आपका इंडिया भारत है क्या? अपने मुद्दे पे नहीं, बात वो करें। साफ पूछता आप हूं। बताइए। आपका अरे आपका क्या, तो आप INDA बदल दीजिए है ना। क्या? इंडिया भारत एक एक है, तो हाँ, स्टैंड सुनिए, अप आप इंडिया बिल्कुल है। भारत का पार्ट है, इंडिया सुनिए, कहां पे है? सुनिए, हमारा अब मैं इंडिया बोल नहीं दूं। है, आपका भाई भी दीपक इंडिया जी, है। मैं बोल लूं क्या आपका डिस्टर्ब इंडिया। कर रहे रोहन हैं जी, बार-बार? प्लीज, रोहन हम जी, दोनों का रोहन जी, बिल्कुल। अब एक प्लीज, ही रोहन लाइन जी, बोलता रोहन जी, हूं। प्लीज, प्लीज। बाकी बाद में बोलूंगा। चलिए उनको बोलूंगा। बोलिए, इंडिया के खिलाफ ये नहीं इंडिया बोलेंगे। की अपमान की बात करते इंडिया के हैं। खिलाफ नहीं बोलेंगे। सुनिए, ये इंडिया के अपमान की बात बिल्कुल। करते हैं, इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये वो पार्टी है मत जिसने करिए। कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और वो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत No, बरुआ ने India कहा is था, India. जिसके लिए आज तक India कांग्रेस is के किसी India. अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी है। India is माफी part मांगो of ये कहने India. के लिए इंडिया इज इंदिरा India इंदिरा इज is इंडिया। part of पूरे India. देश को एक आप नेता के मांगिए। बराबर तौल दिया, पहले और वो भी बोलिए कौन गोडसे। नेता जो बोलिए हाई कोर्ट गोडसे से सजा बोलिए याफ्ता था, गोडसे के लिए जिसको माफी 6 साल चुनाव मांगिए। लड़ने में आप इंडिया का प्रतिबंध लगा दिया गया था। बोलो इंडिया के प्रति क्या सम्मान है? डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं, चिल्लाते चले जा रहे हैं। बेवजह बोलो इंडिया इज इंदिरा रोहन जी का मतलब लगातार बोल रहे हैं आप, बात रोहन कर जी, रहे हैं। प्लीज, शर्म आने चल बोलो। बहुत सीनियर है रोहन भाई। नहीं, 20 आप साल से इनका एक दूसरे देखिए, को बोलो जानते शर्म हैं। आती है कि दीपक नहीं? जी, इंडिया इज उनको इंदिरा इतना कहने के लिए बोलिए। मेरा शर्म सिर्फ शर्म रिक्वेस्ट शर्म है, करने लगते भारत हैं, और बेहुदे इंडिया ढंग से है। बात करने लगते भारत हैं। इंडिया बोलो एक है। इंडिया इज इंदिरा पे शर्म आई थी कि भारत और नहीं? इंडिया एक है। शर्म आई तो माफी भारत क्यों और नहीं मांगी? इंडिया एक है। सोनिया बिल्कुल गांधी से नहीं। माफी दिलवाइए। इंडिया इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। बोलिए इंडिया इज इंदिरा कहा था कि नहीं? माफी मांगो उसके लिए। माफी मांगिए। भाषण दे रहे हैं। अब गोडसे में पहुंच गए। देश के साथ आप गद्दारी बात कर, अरे आप अब मत फिर करिए बात- ना। अब देखिए, आप भाग देश गए। से गद्दारी अभी तो करने इंडिया वाले में लोग, बात थी गोडसे मेरे को भाई, महान चिल्ला के बोलने भाग वाले रहे हो। लोग, शर्म आनी आप चाहिए। जो बोल रहे हैं उससे करिए ना। पार्टी में अपना चाहे जो अरे भी आप बात नंबर कीजिए बढ़ा ना। रहे हो, आप अपनी इंडिया के पार्टी का खिलाफ मत नंबर बोलिए। जनता में कम कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ मत बोलिए। इंडिया के खिलाफ अरे आप भाई, मैंने नंबर तो की बोल बात दिया मत इंडिया कीजिए। खिलाफ सबसे ज्यादा देश के किस साथ बड़ा गद्दारी सेंटेंस करने वाले किसने लोग, बोला? इंडिया इज इंदिरा अंग्रेजों के वालों ने साथ बोला। बैठने वाले लोग, एक
नेता अंग्रेजों की के बराबर मुखबरी तौल करने दिया वाले एक लोग देश क्या को। बात कर रहे हैं? आप क्या भारत की बात कर रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले लोग आज भारत की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों का दीपक जी क्या पेंशन तरीका है? खाने वाले लोग रोहन जी, भारत की मैं बात कर क्या रहे हैं। करूं? भाई सही है, ढंग से मेरे को ना क्या डर बात लगता कर है, रहे अब हैं? डर लगता है। एक के बाद ये मैं 26 नहीं पार्टियां, एक के बाद बोलूंगा। 38। बेचारा एंकर क्या करे? नहीं दीपक जी, मैं नहीं बोलूंगा। इनको चिल्लाना है, चिल्लाने दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा।
अब इनको चिल्लाने के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि चिल्लाने के लिए आए हैं, डिबेट करने नहीं आए। मैं इंडिया के सभ्यता से डिबेट नहीं हो रही है। ये आपने हर बार लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं एकदम सभ्यता से इसलिए नहीं हो रही है, और ये हर दूसरे वाक्य पे बोलते। देखिए सुधांशु जी, मैं आपसे बिल्कुल अरे बोलो ना, इंडिया जितना माफी मांगो, इंडिया जितना बोला था कि नहीं, एक नेता बराबर हो जाएगा एक देश के खिलाफ। अगर इंडिया के प्रति इतना सम्मान है, खिलाफ नहीं बोलेंगे। बोलिए, आपको करते चले जा रहे हैं, इंडिया के उसका जवाब नहीं दे रहे, कभी कुछ कभी कुछ, भारत लगातार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप अपने तर्क के लिए अरे तो बोलो ना, इंडिया जिंदा भारत के खिलाफ था कि नहीं बोलेंगे, बोलो ना, जवाब ही नहीं दे रहे। और वो भी वो नेता जो हाई कोर्ट से सजा पा चुका था, इंडिया जिसका चुनाव रद्द कर दिया गया था, चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार की आरोपी सिद्ध हो चुकी थी, और 6-7 चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, और डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया था, सारे अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था, सारे नागरिकों के नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, कोर्ट में जाने के दरवाजे बंद हो गए थे, और वो इंडिया इज इंदिरा कहा गया था। अब बोलो भाई, वो अपमान था कि नहीं? इंडिया, इंडिया इज भारत। लगते बेवजह डिस्टर्ब करने लगे। नहीं था अपमान, मैंने सारी बातें देश का पार्ट थी। और अच्छा, इंडिया जिंदाबाद नहीं था। देखिए भाई, याद करिएगा दीपक देश के साथ बिल्कुल वही इंदिरा जी ने अपनी जान गंवाई। ये इंडिया के सुनील लिए सिंह जी कितनी शांति से बैठे हुए भारत इज इंडिया। इनकी पार्टी भी तब इंडिया के खिलाफ लड़ रही थी, और आज इनके साथ खड़े हैं। आपको अरे क्या तरीका में आप किस हद तक जा सकते हैं? लगातार चिल्ला रहे हैं, बार-बार क्या बोलूं, आप दोनों इतने सीनियर हैं। जमाने में देखो, रोहन भाई प्लीज वही वाक्य बार-बार रिपीट कर रहे हैं। पता नहीं क्या अपनी जगह क्या डिबेट कर रही है, वही वाक्य बार-बार रिपीट कर रहे हैं। ये तरीके पे चलेगा ये? अरे डिबेट पूछ रहा हूं ना, माफी मांगो ना भाई। इंडिया आपने कहा इंडिया के खिलाफ मत बोलो, तो उन्होंने बोल रहा हूं ना, भारत और इंडिया के खिलाफ माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। भारत और इंडिया को अलग करने के लिए आप माफी मांगिए, थोड़ी तो शर्म रखिए सुधांशु जी। अब सुधांशु जी खामोश हो गए। नहीं भाई दीपक जी, इस ढंग से बहस नहीं करनी भाई, इस ढंग से थोड़ी यहां चाव 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 जैसे नुक्कड़ पर लड़ाई हो रही हो। रोहन जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आखिरी बार रोहन जी को दिखाइए। जब ये दूसरे लोग बोले मेरा फेडर ऑफ कर दीजिए, जब जो बोले दूसरे का फेडर ऑफ कर दीजिए। 3 लोगों की डिबेट में मर्यादा के साथ डिबेट होनी चाहिए। चलिए, मैं रोहन जी को बोलूंगा, उनको पता नहीं क्यों जो लाइव है वो चला गया, अपनी बात आए, बिल्कुल उचित नहीं। हाँ, मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इंडिया और भारत, यदि भाषा के अंतर की बात कहें तो अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत कहा जाता है, पर जब भाव और अवधारणा की बात कहें, क्योंकि ये तो कहते हैं ना आइडिया की बात है, तो आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ भारत में जमीन आसमान का अंतर है। भारत शाश्वत है, भारत सनातन है, भारत जीवंत है, और इंडिया एक विदेशियों के द्वारा दिया गया नाम है, और वो भी एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है जो इंडस रिवर से शुरू होता था। और मजे की बात देखिए, वो पार्टी है जिसने इंडस रिवर भी अब हमारे भौगोलिक हिस्से में नहीं रही, और वो भी भारत से अलग करने का प्रस्ताव इन्होंने अपनी कार्य समिति में पास किया था, और वो लोग आकर आज ये बात कहने का प्रयास करते हैं। और मैं सिर्फ यह कहने का प्रयास करूंगा कि ये सारे के सारे जो जितने भी दल हैं, ये सब आपस में किस लिए आए हैं? अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए। मैं पुनः ये बात स्पष्ट कर दूं, हमने आपके रिएक्शन में मीटिंग नहीं की है, यह गलत बयानी मत करिए। हर संसद सत्र से पहले एनडीए की बैठक होती है। संसद का सत्र कल था तो कल बैठक हुई, 2 दिन पहले सदैव होती है, और 1 दिन पहले फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती है। आज फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हो रही थी। तो इसलिए समस्या यह है कि अगर हम एक बात कहना चाहें कि ये सारे के सारे लोग किसके अगेंस्ट में है? सिर्फ एक व्यक्ति के अगेंस्ट में है ना। और वो क्यों हो रहा है, मैं दीपक जी एक बात कहना चाहता हूं। आज का जो शक्तिशाली चाइना है, ये 1989 के तियाननमेन स्क्वायर का आफ्टरमैथ है। उसके बाद चीन ने तय किया और बहुत तेज गति से उसने विकास किया। दुर्भाग्य से भारत में 1989 से 2014 तक गठबंधन सरकारों का दौर रहा, जिसमें हमारी भी सरकार शामिल है। उस जमाने में सरकारों में वो शक्ति नहीं थी, तो जो बड़े निर्णय लेने थे, हमने जरूर कुछ बड़े निर्णय लिए, परमाणु विस्फोट जैसे, पर बड़े निर्णय नहीं ले पाए, और इस कारण से भारत उस ढंग से आगे नहीं बढ़ पाए। इन्हीं 25 वर्षों में चाइना हमसे बहुत आगे बढ़ गया। और आज फिर यह अंतर वो है कि एक तरफ वो लोग हैं जो मजबूर सरकार चाहते हैं इस देश में, ताकि वो 36 पायों पे चलने वाली सरकार, जिसका कोई भी जब चाहे टांग घसीट ले। हम वो हैं जो इस देश को मजबूत सरकार चाहते हैं, और मजबूती से, जो अभी रोहन जी कह रहे, तो बताना चाहता हूं, 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा में आयुष्मान भारत में कवरेज मिला, 11 करोड़ लोगों को के घर में नल पहुंचा, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला, जिसमें 3 करोड़ पे मालिकाना हक महिलाओं का है,
और इसके साथ साथ मैं यह भी कह दूं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी मजबूत और अभेद्य हुई कि आज दुनिया में कोई एक देश, चाइना की भी वो स्थिति नहीं है कि रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई और अमेरिका कहता है कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। रशिया हमको S-400 देता, अमेरिका हमको प्रीडेटर जोन देता। बताइए इनके जमाने में कभी हुआ था? तो मैं कह रहा हूं जमीनी धरातल पर व्यक्ति को, आम गरीब वंचित को सुविधा मुहैया कराने से लेके राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने से लेके राष्ट्र के गौरव तक खड़े होने तक ये अंतर है। और जो इंडिया और भारत का अंतर कह रहे हैं, ये इंडिया वाले वो हैं जो विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के साथ खड़े थे। ये इंडिया वाले वो हैं जिनके की जमाने में हमेशा विकास की दर महंगाई की दर से नीचे रही, और हमारे जमाने में भारत वाले वो हैं जब विकास की दर सदैव महंगाई की दर से ऊपर रही और 1.5 से 1.25 गुनी ऊपर रही। ये वो हैं इंडिया वाले जिनके जमाने में पूरे के पूरे धमाके होते थे, पूरे उत्तर से दक्षिण तक चलती ट्रेन और बस में। हमारे जमाने में पूरी तरीके से आतंकवाद पर नियंत्रण। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये अंतर, और बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा, स्वतंत्रता का अमृत काल है, शायद स्व का तत्व उभर नहीं पाया था, तो ये जो बॉल फेंकी है कांग्रेस ने, इससे यह विमर्श भी होगा और भारत के और इंडिया के विचार के बारे में एक परिष्कार भी होगा और एक नया संस्कार भी उभर के सामने आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बहस में जुड़ने के लिए। ताल ठोके में अभी तक के लिए इतना ही। जी न्यूज़।